हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। ऑल्टरनेटिंग करंट के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एसी और डीसी में डिफरेंस समझाया था, डीसी का डिसएडवांटेज समझाया था, एसी और डीसी के मेजरमेंट के बारे में बात किया था। आरएमएस एवरेज करंट सिनुसॉइडल करंट में कैसे लिखते हैं ये समझाया था। आरएमएस देखो, आरएमएस सिंपल होता है पीक बटा रूट टू, पीक बटा रूट टू। बाकी अगर फंक्शन ऐसा हो 4+3 साइन ओमेगा टी, एक एक पेज का कैलकुलेशन होता है। मैंने आपको करंट आसानी से लिखना सिखाया था, कैसे आरएमएस लिखना है। तो आरएमएस का मतलब होता है आई आर एम एस, मतलब स्क्वायर करो उसका एवरेज ले लो। तो देख स्क्वायर किया, इसका एवरेज ले लो, तो ये करंट के स्क्वायर का एवरेज आएगा, भी आरएमएस नहीं आएगा। करंट के स्क्वायर का एवरेज जब मैं करूंगा 4 का होल स्क्वायर 16 +3 का होल स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज हाफ, और 2ab में आएगा 3 × 4 × 2 × साइन ओमेगा टी का एवरेज हो जाएगा 0। ये टर्म बनेगा और इसका रूट लगा दो, लगा दिया, आंसर आ गया। ठीक है ना। अच्छा, फंक्शन अगर ऐसा हो आई बराबर 3 साइन ओमेगा टी +4 कॉस ओमेगा टी, इसका एवरेज निकालना है। एवरेज तो 2 पीक बटा पाई होता है, 2 पीक बटा पाई। आरएमएस निकालना है, तो आरएमएस का मतलब क्या होता है, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का होल स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज हाफ, 4 का होल स्क्वायर 16 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज हाफ, और 2ab में साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बनेगा, उसका एवरेज 0 होगा, इसका रूट लगा दो, ये हो गया इसका आरएमएस। बताओ, ये हमारा स्टार। इसमें कोई बहुत बड़ी बात मैंने नहीं बताई, लेकिन आसान जरूर बना दिया तुम्हारे। और चीजों को आसान बना देने की जो टेक्निक होती है उसी को हम क्या कहते हैं, हमारे स्टार। समझ में आया। उसके बाद आओ, अब तुम्हें असल में ऑल्टरनेटिंग सर्किट समझना है। हालांकि लास्ट लेक्चर में मैंने अल्टरनेटिंग सोर्स को रेसिस्टेंस से कनेक्ट करके समझा दिया था, लेकिन फिर भी एक बार और समझाओ। देखो, ये वोल्टेज लगाया मैंने ई नॉट साइन ओमेगा टी, यही वोल्टेज जाकर रेसिस्टेंस में ड्रॉप होगा, तो करंट फ्लो करेगा, रेसिस्टेंस का वोल्टेज वी आर जो बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा बटा रेसिस्टेंस। करंट बराबर क्या होता है, वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस। तो यहां से तेरा करंट आ जाएगा ई नॉट बटा आर साइन ओमेगा टी। मतलब ये हुआ कि आई बराबर आ जाएगा आई नॉट। सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, फिर भी रिवाइज करा रहा हूं, इसके पीछे कुछ पर्पस है, रुक जाओ ध्यान से देखो। ये करंट है, ये वोल्टेज। वोल्टेज का इक्वेशन है ई नॉट साइन ओमेगा, करंट का इक्वेशन है आई नॉट। अगर मैं यहां पे कॉस रखता, अगर मैं यहां पे साइन ओमेगा टी प्लस पाई/6 रखता, यहां पे आता आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई/6। मतलब करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में है। रेसिस्टेंस से फ्लो करने वाला करंट, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, रेसिस्टेंस से फ्लो करने वाला करंट उधर ही होता है जिधर रेसिस्टेंस से फ्लो करने वाला वोल्टेज होता है। रेसिस्टेंस से फ्लो करने वाला वोल्टेज होता है, ये है इसका फेजर डायग्राम। ये रेसिस्टेंस से फ्लो करने वाला करंट है आई आर, और रेसिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप है वी आर। रेसिस्टेंस प्योर रेसिस्टर, रेसिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप और रेसिस्टर से फ्लो करने वाला करंट एग्जैक्टली सेम फेज में होता है। ऐसे ये करंट और ये वोल्टेज, जिधर वोल्टेज उधर ही करंट। और ऐसा कहीं फेजर डायग्राम बना हो तो बोलोगे ये फेजर डायग्राम रेसिस्टेंस का ही है, क्योंकि रेसिस्टेंस में ही करंट एंड वोल्टेज दोनों क्या चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जिधर करंट होगा उधर ही वोल्टेज ड्रॉप होगा। मान लीजिए करंट ये रहा, रेसिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट, वोल्टेज किधर होगा, इधर ही 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 होगा, ये होगा भैया। पीक करंट की वैल्यू यहां से हमने निकाला था, देखो इसको मैंने लिखा था पीक करंट इज इक्वल टू होगा ई नॉट बटा आर। ये हो गया तेरा पावर लॉस। एवरेज पावर लॉस क्या होगा, एवरेज पावर लॉस में करंट इंटू वोल्टेज तो लिखेंगे, लेकिन वो कौन सा लिखेंगे, हम आरएमएस वाला लिखेंगे। रीडिंग जब सर्किट का पूछे तो आरएमएस करंट को ही बताता है। हम पीक निकालेंगे, पीक को √2 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा आरएमएस। ठीक है ना। हमने इस पे 4-5 सवाल भी किए थे, सारी बातें की थी। नेक्स्ट, इंडक्टर को एसी सोर्स से जोड़ दिया। जब मैं इंडक्टर को एसी सोर्स से जोड़ा इंडक्टर को एसी सोर्स से जोड़ा, यह ई नॉट कॉस ओमेगा टी, यह इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टर। इंडक्टर को चेंज से नफरत है, इसीलिए एसी सोर्स से ये नफरत करता है। एसी सोर्स से जो करंट फ्लो होने की कोशिश करेगा उसको अपोज करेगा। कैसे, देखिए यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप, इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप एक्जैक्टली बैटरी के पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होगा। और इंडक्टर का जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है एल डी आई बाई डी टी होता है, और जब बैटरी का पोटेंशियल क्या होगा, ई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब कुछ रामलाल होंगे, बोलेंगे सर पिछली क्लास में आपने साइन लिखा था, इसमें कॉस लिख दिया। मैंने बोला है साइन या कॉस कुछ भी ले सकते हो, तो रेफरेंस है। करंट कहीं से, वोल्टेज का सोर्स तुम कुछ भी अप्लाई कर सकते हो।
कॉस ओमेगा टी कर सकते हो, कॉस ओमेगा टी माइनस पाई कर सकते हो, कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 कर सकते हो, माइनस पाई बाई 3 कर सकते हो, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो ना। वोल्टेज ये दिया, ठीक है सर, कुछ कारण होगा इसलिए दिया होगा। अब ध्यान से देखो डी टी को यहाँ ले जाओ, क्योंकि डायरेक्ट डिवीजन से तो नहीं आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। डी टी को यहाँ ले जाओ तो कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कर देगा, एल को नीचे रखो, तो यहाँ से जो तेरा आएगा डी आई बराबर वो आएगा एप्सिलॉन नॉट बटा एल इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे दोनों तरफ तो डी आई का इंटीग्रेशन होगा आई और इधर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है सिंपल साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है सिंपल साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, तो ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा एल। यही आपको बोला था इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू बोला था ओमेगा एल, ये ओम में होता है। एक्सएल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा होगा, या कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी होगा, तो ओमेगा को 2 पाई एफ लिख सकते हैं, और एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल्फ इंडक्टेंस। फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, इसका आम भाषा में रेसिस्टेंस भी बोल सकते हो, इसका करंट को रोकने की क्षमता रेसिस्टेंस जाएगा। और अगर आप एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को इनफाइनाइट कर दोगे तो ये लेट जाएगा, फैल जाएगा, बोलेगा मैं करंट नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? चलो ये है थोड़ा इंडक्टिव रिएक्टेंस और ये एप्सिलॉन नॉट, याद रखिएगा एक्सएल बोला है इसको, तो ये वोल्टेज बटा रेसिस्टेंस हो जाएगा करंट, तो ये करंट आएगा आपका I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ध्यान से देखिए, ये जो करंट आया है, ये जो करंट आया है, ये देखिए ये जो करंट आया है वो आया आपका साइन ओमेगा टी के फंक्शन, है ना। कौन से वोल्टेज के लिए? वोल्टेज E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा। इंडक्टर से फ्लो करने वाला करंट, ध्यान से सुनिएगा, इंडक्टर से फ्लो करने वाला करंट, इंडक्टर में जो ड्रॉप वोल्टेज होता है उससे पाई बाई 2 पीछे चलता है। इंडक्टर से फ्लो करने वाला करंट, देखिए ये इंडक्टर से फ्लो करने वाला करंट है, वो इंडक्टर में जो ड्रॉप वोल्टेज होता है उसे पाई बाई 2 पीछे चलता है। मतलब ये वोल्टेज अगर है, ये करंट हो, ये करंट है आपका आई एल और ये वोल्टेज है वी एल, एंगल है पाई बाई 2। मतलब इंडक्टर से फ्लो करने वाला करंट एग्जैक्टली इंडक्टर में जो ड्रॉप होता है उससे पाई बाई 2 उससे पाई बाई 2 पीछे। बड़ा आसान कहानी है कोई, ठीक है। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस वोल्टेज एंड करंट में क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 का। फेज डिफरेंस वोल्टेज एंड करंट में क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 का। ये होगा फेजर डायग्राम। और यहाँ पे एक्सेल का जो वेरिएशन है फ्रीक्वेंसी के साथ, उसको जरूर आप बनाइए। हाई फ्रीक्वेंसी एसी के लिए इंडक्टर बिहेव एज अ ओपन वायर, इसीलिए इस इंडक्टर को हम कहते हैं एसी फिल्टर। एसी फिल्टर, एसी फिल्टर क्यों? एसी और डीसी का मिक्सचर अगर तुम इस इंडक्टर से पास कराओगे तो बोलेगा डीसी आओ, मैं तुमसे तो प्यार करता हूँ, काहे घबरा रहे हो, तुम तो कांस्टेंट हो ना, आ जाओ, सिंपल वायर की तरह। और एसी को बोलेगा ना ना रुक जा रुक जा। और हाई फ्रीक्वेंसी एसी होगा तो बिल्कुल रोक देगा, रत्ती भर करंट आगे नहीं जा। हाई फ्रीक्वेंसी एसी के लिए देखिए इसका जो इम्पीडेंस है ना, इसको रेसिस्टेंस इसलिए नहीं बोलते क्योंकि एवरेज पावर लॉस इसमें क्या हो जाता है? 0। ये सारी बातें। अब है मेन तुम्हारा कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर। सबसे पहले प्योर रेजिस्टेंस जोड़ के दिखाया, प्योर इंडक्टर जोड़ के दिखाया, अब प्योर कैपेसिटर जोड़ के दिखाया। ये प्योर कैपेसिटर को एसी सोर्स दे दी, एसी सोर्स का ईएमएफ है एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, ये एसी सोर्स का ईएमएफ है, ठीक है बेटा। अब सबसे पहला इक्वेशन आप ये लिख सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस। क्यों साहब? क्योंकि बैटरी में जो पोटेंशियल ड्रॉप है, बैटरी ने जो पोटेंशियल दिया है वो जाके कैपेसिटर में तो ड्रॉप होगा। आपने पढ़ा है टोटल पोटेंशियल ड्रॉप का सम बैटरी की एक ही कंपोनेंट, ये पोटेंशियल देने वाला, ये ड्रॉप, जितना दिया उतना ड्रॉप हुआ। बैटरी का पोटेंशियल किसी भी इंस्टेंट पे कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है सिनुसाइडली। ये रहा, ये बैटरी का पोटेंशियल आप लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। बहुत बढ़िया बेटा, साइन ओमेगा टी। और ये इसका वोल्टेज, इसे घबराए मत करो, साइन ओमेगा टी है कि कॉस है, कुछ भी है, तुम बस कंसेप्ट देखो। रेसिस्टेंस में जब पोटेंशियल दिया था तो ईएमएफ बटा रेसिस्टेंस बराबर करंट, लेकिन इंडक्टर में हमें इंटीग्रेशन इसलिए करना पड़ा क्योंकि इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप का जो इक्वेशन होता है एल डी आई बाई डी टी होता है, एल डी आई बाई डी टी बराबर ईएमएफ, तो डी टी उधर चला गया था। और वो भी तुम्हारे काम का नहीं, तुम्हारे काम का सिर्फ डायग्राम है। जैसे भी मैं बोलूँ
ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है और ये करंट है। बताओ ऐसा कब होगा? तो बोलोगे इंडक्टर में होगा सर। इधर वोल्टेज इधर करंट, इधर वोल्टेज इधर करंट। रट लो, इंडक्टर का वोल्टेज ऊपर होता है और वोल्टेज अगर ऊपर है, करंट तो इंडक्टर में पीछे चलता है, तो ये करंट हो गया, ये हो गया तुम्हारा, ये वोल्टेज ये करंट। अगर ऐसे बोलो ये वोल्टेज ये करंट, तो बोल बस इतना तुम समझ और हर काम हो जाए। समझ आएगी नहीं आगे? तो ये वोल्टेज। अब हमें वोल्टेज तो नहीं, हमें तो सर्किट में करंट निकालना है कि करंट कितना फ्लो कर रहा होगा। और कैपेसिटर को ना चेंज ही पसंद है। कैपेसिटर को अगर कांस्टेंट करंट दोगे तो फटाफट चार्ज हो जाता है, बोलता है ठीक है अब हो गया, मैं बोर हो गया। कांस्टेंट करंट से कैपेसिटर बोर हो जाता है और थोड़ी देर तक फ्लो होने देता है उसको। ऐसा नहीं है कि क्योंकि मान लो डीसी सोर्स भी लगाओगे तो सर्किट में करंट जीरो से कुछ आई होगा, जब तक जीरो से आई होगा चेंज होता रहेगा ना, कैपेसिटर बोलेगा ठीक है मजा आ रहा है मजा आ रहा है, उसको चेंज में मजा आता है। जैसे ही कांस्टेंट स्टेडी स्टेट में कांस्टेंट करंट आ जाएगा, कैपेसिटर बोलेगा नहीं अब नहीं, अब बहुत हुआ, अब बोर हो गया मैं, करंट नहीं। अगर उसको एसी तो दोगे और हाई फ्रीक्वेंसी एसी दे दोगे तो उसको बड़ा मजा आता है, चेंज से बड़ा मजा आता है। किस ध्यान से देखिए, हमें करंट निकाल, वोल्टेज अगर पता चल जाएगा तो हम करंट नहीं चार्ज निकाल सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है क्यू होता है सी। तो यहाँ से क्यू बराबर सी कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल ड्रॉप, ये रहा सालन नॉट। कितना आसान है। और रेट ऑफ चेंज इन चार्ज इज कॉल्ड करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा सिंपल आपका डी। कितना आसान है यार बच्चे। जब मैंने खुद पढ़ा था सबसे मुश्किल चैप्टर मुझे एसी लगा, और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तब भी सबसे मुश्किल चैप्टर मुझे एसी ही लगता था, लेकिन आज मुझे सबसे आसान एसी लगता है। एसी में दो चार चीजें हैं ना अंदर की, वो खींच के बाहर निकाल लो, उसी से सारा सवाल होता है। मैं आपको कराऊंगा धीरे धीरे, मैं आपके लेक्चर में आपको एकदम मोक्ष मिल जाएगा, परम सुख की अनुभूति होगी। बोलेगा ऐसे ये होता है क्या? आओ सवाल भी करके दिखाओ, देखो ध्यान। सिंपल इसका डिफरेंशिएशन, ये तो डिराइव करके रिजल्ट निकाल रहा हूँ ना मैं, ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, बताओ, सी इप्सालन नॉट। तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस ओमेगा इंटू ओमेगा, टी का मल्टीप्लायर देखो ओमेगा है तो करंट बराबर ये तो रहा वोल्टेज, एक मिनट, ओमेगा इंटू एप्सिलॉन, ये तो रहा वोल्टेज, ये बीमाहीन है, यूनिटलेस है। ये तो 1 अपॉन रेसिस्टेंस होना चाहिए। हाँ, ये जो है ना, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1 अपॉन रेसिस्टेंस ओमेगा ओम का यूनिट। देखो वोल्टेज बटा रेसिस्टेंस करंट होता है, असल में नीचे रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस बराबर आप लिख सकते हैं 1/C, क्या आएगा? इसको बोलते हैं कैपेसिटिव, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्यों बोलते हैं? इसका लॉजिक बहुत सिंपल है ये रेसिस्टेंस जैसा ही, एसी करंट को अपोज कर रहा है इस फ्रैक्शन से, इस फैक्टर से, लेकिन इसको रिएक्टेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे पावर ड्रॉप नहीं होता, और रेसिस्टेंस कहीं भी होगा तो उसमें पावर ड्रॉप होना जरूरी। समझ आया? अब देखो बेटा, तो यहाँ पे सी इंटू ओमेगा को नीचे लिख सकते हो रेसिस्टेंस, तो ये होगा एप्सिलॉन नॉट बटा एक्सी कॉस ओमेगा टी। देखो वोल्टेज बटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये हो जाएगा पीक करंट, पीक वोल्टेज है ना, आई बराबर हो जाएगा आपका आई नॉट कॉस ओमेगा। अब यहां से समझने वाली बात ये है अब यहां समझने वाली बात ये है कि जो करंट है वो चल रहा है कॉस ओमेगा टी के रिफ्लेक्ट, और जो वोल्टेज दिया है वो साइन ओमेगा टी के रिफ्लेक्ट, है ना। तुम यहाँ पे चाहो वोल्टेज को कॉस दे दो, वोल्टेज को चाहो तो कॉस दे दो, कुछ भी दे दो, वोल्टेज को तुम जो दोगे ना उससे करंट आगे चल रहा है। देखो ये साइन ओमेगा टी है तो करंट है आपका कॉस, मतलब जो करंट है, ध्यान से देखिएगा, जो करंट है वो लीड कर रहा है वोल्टेज को, करंट है वो क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। आप ऐसे बना सकते हैं, मान लीजिए करंट को आपने इधर बनाया, सर इधर तो हम साइन से बनाते थे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कॉस बना ले, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो करंट है वो वोल्टेज से π/2 आगे चलेगा, तो ऐसा। ध्यान से देख, ध्यान से देखना, ये है तेरा करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर, ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। करंट कैपेसिटर से फ्लो करने वाला, कैपेसिटर में ड्रॉप वोल्टेज से π/2 एंगल से आगे चलता है। कितने एंगल से आगे चलता है बेटा? π/2 एंगल से आगे चलता है। तुम कह सकते हो करंट, करंट लीड्स बाई π/2, π/2 टू वोल्टेज, वोल्टेज से करंट आगे चलता है π/2 एंगल।
करंट से वोल्टेज आगे चलता है कितने से, π/2। ये आपको बात आपको बहुत अच्छे समझ आया, कोई खास बात नहीं। देखिए ये करंट है ये हाँ, इसमें करंट पे ध्यान रखिएगा, पीक करंट कैसे आया है। तो पीक करंट यहाँ से देखिए I0 जो आया है बेटा वो कैसे आया है, I0 आया है पीक ईएमएफ बटा एक्स। इसकी कहानी अलग है, जो पीक करंट की कहानी है उसको साइन और कॉस से कोई मतलब नहीं है, तो आरएमएस कोई मतलब नहीं होगा ना, आरएमएस करंट को भी कोई मतलब नहीं। आरएमएस करंट को कह सकते हो तुम ई आरएमएस बटा एक्सी, इसको पीक करे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, इन सब से कोई मतलब नहीं आरएमएस को। ये जो फेजर डायग्राम है वो बस ये बताता है वोल्टेज का वेरिएशन और करंट के वेरिएशन में फेज डिफरेंस। जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट जीरो होगा, देख वोल्टेज जब मैक्सिमम होगा π/2 पे किसी टाइम पे, उस समय करंट जीरो, और जब करंट मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज जीरो होगा। इन दोनों के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस, इसमें लीड कौन कर रहा है, करंट कर रहा है। अब आया असली समय जो मैं तुम्हें समझा दूं। ये पूरा मैथमेटिक्स करने के बाद जो तुम्हें समझ आया है ना, इस चीज को थोड़ा याद रख लो। और कैसे याद रखना है, क्योंकि आगे आने वाले मैथमेटिक्स में 1.5 पेज का मैथमेटिक्स मैं तुम्हें एक लाइन में ही समझाऊं, तो समझने के लिए इसको थोड़ा याद रखो। क्या, सुनो मेरी बात समझना मजा आएगा। इंडक्टर के वोल्टेज को ऊपर मान लो, या यू छोड़ो, करंट को इधर मान लो। तुम करंट साइन में दो या कॉस में दो या साइन थीटा प्लस समथिंग दो या कॉस थीटा माइनस समथिंग दो, कुछ भी दो, करंट इधर मान लो। और जैसे ही करंट इधर है मैंने वोल्टेज इधर कर दिया, तो समझना ये रेसिस्टेंस बन गया। क्या बन गया बोलो, ये रेसिस्टेंस बन गया। जिधर करंट, देखिए करंट है, ये क्या है, ये करंट है, लिख दू अपने हाथ पे, करंट है ये, और ये इधर वोल्टेज कर दिया मैंने, तो बोलिए क्या हो गया, रेसिस्टेंस का फेजर डायग्राम बन गया। ये करंट है और ये वोल्टेज बना दिया, तो बता ये किसका डायग्राम बन गया, सर ये डायग्राम बन गया आपका इंडक्टर का। इंडक्टर में करंट पीछे चलता है, वोल्टेज ऊपर चलता है। एल ऊपर, एल ऊपर सी नीचे, एल ऊपर सी, एल ऊपर सी नीचे, बता ये करंट ये वोल्टेज, ये इंडक्टर का फेजर डायग्राम बन गया। अब बता कैपेसिटर का वोल्टेज नीचे, कैपेसिटर का वोल्टेज नीचे, ये करंट, ये तो देख कैपेसिटर का वोल्टेज नीचे, करंट ये कैपेसिटर बन। तो 20 सवाल तुम्हारे मॉड्यूल में और किताबों में होते हैं, इसमें कौन आगे चलता है कौन पीछे चलता है ये बताओ। तुम्हें बस ये और ये करना है। बताओ किसका फेजर डायग्राम है, रेसिस्टेंस का। ये बताओ किसका फेजर डायग्राम है, रेसिस्टेंस का। ये बताओ किसका फेजर डायग्राम है, रेसिस्टेंस का। कैसे, रेसिस्टेंस वोल्टेज सेम फेज में चल रहे, देखिए एक ही लाइन में बनाया, एक ही लाइन में बनाया मैंने, एक ही लाइन में बनाया मैंने। ये किसका फेजर डायग्राम है, रेसिस्टेंस। ये किसका फेजर डायग्राम है, इंडक्टर का। ये किसका फेजर डायग्राम है, इंडक्टर का। इंडक्टर में देखो वोल्टेज आगे करंट। ये किसका फेजर डायग्राम है कैपेसिटर का। कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे, बात खत्म। कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे चलता है, इंडक्टर में वोल्टेज आगे चलता है। इंडक्टर में वोल्टेज आगे चलता है, समझ आया ये बात अब आगे देखो, इसका एक्सी का एनालिसिस कर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो वैल्यू आया है वो आया 1/ओमेगा। तो आप एक्सी को लिखेंगे 1/2 से भी लिख सकते हैं, ओमेगा को 2πf लिख सकते हैं। ठीक है सर, मतलब एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे एक्सी का वैल्यू कम होगा, और फ्रीक्वेंसी कम होगा तो एक्सी की वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब लो फ्रीक्वेंसी एसी के लिए ज्यादा इंपीडेंस देगा और हाई फ्रीक्वेंसी एसी के लिए इंपीडेंस कम देगा। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक जितना ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी हो, जितना ज्यादा चेंज हो, कैपेसिटर कहता है ओहो अच्छा लग रहा है मुझे, आओ ना करंट आओ, कोई अपोज नहीं। चेंज अगर कम हो तो ये करंट को आधा रेसिस्टेंस है, तो एक तरह का रेसिस्टेंस। एक्सी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी। जितनी इसकी कैपेसिटी होती है उतना ये कम रेसिस्टेंस ऑफर करता है, और जितनी इसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है रेसिस्टेंस कम ऑफर करता है। कैपेसिटी ज्यादा रेसिस्टेंस कम, और कैपेसिटेंस कम रेसिस्टेंस ज्यादा। देखो एक्सी और सी रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। एक्सी का ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। ये है आपका एक्सी, को कहता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका यूनिट ओम ही होता है, 1/πf × c ओम ही होता है। ये एग्जैक्टली वेरी कर रहा है उल्टा एक्सेल से। एक्सेल होता है आपका 2πfl, और देखो ये कितना सिमेट्रिक है ये फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल और एल के भी प्रोपोर्शनल।
ये फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और सी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, नीचे ही आ रहा है दोनों, इसमें दोनों में सामने आ रहा है। यहाँ पे देखिए एक्सेल और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। ये आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है और ये आपका कैपेसिटिव। नेक्स्ट देखिए ग्राफिकल एनालिसिस। मान लीजिए करंट एंड वोल्टेज का ग्राफ टाइम के रिस्पेक्ट में मैं ये एक ग्राफ बनाया मैंने अपनी मर्जी से, और ये ग्राफ बनाया मैंने, बढ़िया ग्राफ बना। ये आपका करंट, येलो कलर से मैंने बनाया करंट, और ये बनाया वोल्टेज। तो आपको ये ग्राफ देख के बताना है किस तरह के कंपोनेंट के लिए, इंडक्टर, रेसिस्टर, कैपेसिटर के लिए ऐसा ग्राफ बनेगा। तो आप बोलोगे कि ये कैपेसिटर के लिए, फॉर कैपेसिटर, कैपेसिटर वोल्टेज, वोल्टेज इज लैगिंग, लैगिंग मतलब पीछे छूटना, लैगिंग बाई करंट, करंट से पीछे चलता है वोल्टेज। वोल्टेज साइन के फंक्शन में बनाया मैंने, देखो वोल्टेज किसके फंक्शन में बनाया, साइन के फंक्शन, रेड कलर को वोल्टेज बोला, और करंट देखो कौन से बनाया, आगे चल रहा है। अच्छा इसी को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, कोई बुराई नहीं है इसमें, कोई बुराई नहीं, इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ इसको मैं बोल देता हूँ वोल्टेज, है ना, इसको मैं बोल देता हूँ, सॉरी करंट, इसको मैं बोल देता हूँ करंट, और इसको मैं बोल देता हूँ वोल्टेज। इसको मैं बोल देता हूँ, बताओ ये किसके लिए ग्राफ बनाए, ये किसके लिए ग्राफ बनाए। तो बच्चे ऐसे जिग जैग ग्राफ देख के एकदम हताश हो जाते हैं कि सर ये नहीं आया समझ। अरे बहुत आसान है, तुम रेफरेंस पॉइंट t इक्वल टू 0 और जो जितना ऊपर है वो आगे चल रहा है, ये आगे चल रहा है, ये किसका ग्राफ है, करंट आगे चल रहा है, ये किसका ग्राफ है, वोल्टेज पीछे चल रहा है, कैपेसिटर, कैपेसिटर में ही ऐसा ग्राफ, कैपेसिटर में ही ऐसा ग्राफ संभव, इतना ईजी है। देखो करो बेटा, देखो तुम्हें कैपेसिटिव रिएक्टेंस समझ आया, ये पूरी कहानी समझ आई, आगे चलो आगे चलो, आगे क्या समझोगे बोलो, आगे क्या समझोगे पावर, पावर लॉस इन कैपेसिटर में, पावर लॉस, कैपेसिटर में जो पावर लॉस होगा सिंपल होगा आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस, या सिंपल सॉरी सॉरी आई इंटू ये कैपेसिटर का करंट और कैपेसिटर। अब बताओ कैपेसिटर का करंट को अगर मैं अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकता हूँ, देखो कॉस ओमेगा टी लिख सकता हूँ, मुझे पता है मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, करंट को कॉस ओमेगा टी लिख, पक्की बात है जो साइन वोल्टेज होगा वो होगा वी नॉट, मतलब जो वोल्टेज है वो करंट से पाई बाई 2 पी। अब मुझे एवरेज पावर देखना है, एवरेज के लिए आप यहाँ पे एक काम करेंगे कि आई नॉट को और वी नॉट को बाहर रख लेंगे, इसका एवरेज निकाल, कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी का एवरेज क्या होगा, कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी का एवरेज हो जाएगा। मैंने रेसिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों का पावर का एनालिसिस अलग अलग किया है। अब मैं एक ही लाइन में पावर का एनालिसिस एक बार और करूंगा, जनरल एसी सर्किट, पहले ये अच्छे समझ ले ये जीरो, एवरेज पावर क्या हो जाएगा, इसीलिए हम जहाँ पे कैपेसिटर लगा रहता है, ओनली कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट इज कॉल्ड, ओनली कैपेसिटिव सर्किट इज कॉल्ड वॉटलेस सर्किट, वॉटलेस सर्किट, ओनली कैपेसिटिव सर्किट इज कॉल्ड वॉटलेस सर्किट। क्यों वॉटलेस सर्किट, क्योंकि इसमें एवरेज पावर लॉस क्या हो जाता है, जीरो, एसी की वजह से जो एवरेज पावर लॉस हो जाता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट है तुम्हारा सीरीज आरएल सर्किट, रेसिस्टेंस और एल का सर्किट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो होगा सीरीज एलसीआर सर्किट, है ना। तो पहले सिर्फ आर समझा, एल समझा, सी समझा, अब आर एल समझेंगे, फिर आर सी समझेंगे, फिर एल सी समझेंगे, समझ में आया कि नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसका एग्जाम्पल है क्वाइल, जब भी तुमसे बोले ना कि क्वाइल कनेक्ट किया, क्वाइल इज एग्जाम्पल ऑफ आर एल सर्किट, याद रखना है। क्वाइल मतलब कोई भी चीज को क्वाइल को ऐसे घुमा घुमा के बनाएंगे किसी तार से, तो उसका तो इंडक्टर जैसा बन जाएगा, लेकिन जिस तार से बनाया है प्रैक्टिकली सोचो तो उस तार का कुछ रेसिस्टेंस भी होगा, तो क्वाइल प्रैक्टिकली क्या होता है, आरएल सर्किट का एग्जाम्पल, आरएल सर्किट। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है समझना है, समझो कि ये सीरीज में कनेक्टेड है, और वोल्टेज जो दिया है, मान लो वोल्टेज दिया ई नॉट साइन ओमेगा, वोल्टेज क्या दिया मैंने, ई नॉट साइन ओमेगा, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप प्लस यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप का जो सम होगा बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा।
मतलब आप लिख सकते हैं वी आर प्लस वी एल बराबर पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द, कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात, ये तो वोल्टेज का इक्वेशन होगा, जो करंट यहां से आएगा वही करंट रेसिस्टेंस और वही करंट इंडक्टर, क्या बात जान समझते हो? जो करंट यहां से आएगा रेसिस्टर में, वही करंट कैपेसिटर में जाएगा, वही करंट इंडक्टर में जाएगा। मतलब इन सीरीज कॉम्बिनेशन आप जानते हैं करंट फ्लोइंग थ्रू रेसिस्टर बराबर करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर बराबर मेन, ये करंट सेम ही होगा। मतलब करंट जो इससे फ्लो कर रहा है, जो इससे फ्लो कर रहा है, वो एक ही करंट है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम जाता है। हाँ, तो हमें किसका इक्वेशन लिखना पड़ेगा? वोल्टेज का। बताओ, रेसिस्टेंस के लॉन्ग जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होगा? आई आर। इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप एल डी आई बाई डी टी। तो कई किताबों में इसको पूरा एनालिसिस करके लिखते हैं, इसको लिखते हैं आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू बैटरी का पोटेंशियल ई नॉट साइन ओमेगा। अब ये इक्वेशन गलत नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व करके दो लाइन में जो मिलेगा वो डायरेक्टली आप एक फेजर डायग्राम से निकाल डायरेक्टली आप फेजर डायग्राम से निकाल सकते हैं। इसको 2 पेज में सॉल्व करके जो आंसर आएगा, जो इस सर्किट का इंपीडेंस आएगा, इंपीडेंस मतलब इसका जो नेट रेसिस्टेंस आएगा उसको हम इंपीडेंस कहते हैं। जो इंपीडेंस आएगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप एग्जैक्ट आएगा, उसको एक फेजर डायग्राम से हम एक एक ही लाइन में समझ सकते हैं, जो 2 पेज में सॉल्व करके। और हमें समझना भी यही है। चलिए आइए देख, सबसे पहली बात कि आप करंट को इधर बना ले। मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले क्या किया करो कि करंट को ड्रॉ कर लिया, इसको ड्रॉ कर लिया करो, करंट को ड्रॉ कर लिया करो सबसे पहले। तो बताओ, करंट को ड्रॉ कर लो, ये रहा तेरा करंट। ठीक है सर, करंट ड्रॉ कर लिया। अब एक बात बताओ, रेसिस्टर की बात करोगे तो रेसिस्टर में जिधर रेसिस्टर से करंट फ्लो करता है, रेसिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप उसी लाइन में हो। मतलब ये रेसिस्टर का पोटेंशियल, सही बात है, एकदम सही बात है, ये रेसिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप, और वही करंट इसमें गया, मतलब यही करंट इंडक्टर का है। इंडक्टर से करंट जो फ्लो करता है उसकी वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इंडक्टर में, वो पोटेंशियल ड्रॉप इंडक्टर का इंडक्टर के करंट से π/2 आगे चलता है। मतलब ये होगा तेरा पोटेंशियल, इंडक्टर का पोटेंशियल ड्रॉप इंडक्टर के करंट से। सर ये कैसे पता चला कि ये इंडक्टर का करंट है? अरे भाई यही मेन करंट है, ये इंडक्टर का भी है, रेसिस्टर का भी है। ये आसान हुआ ना, पैरेलल में कुछ तो आसानी होगी। यहाँ पे क्या आसान बात है, दोनों में करंट सेम जा रहा है, और जिधर रेसिस्टर का करंट होगा उधर ही रेसिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और जिधर इंडक्टर का करंट होगा, सबका करंट यही है, उससे 90 डिग्री आगे इंडक्टर का पोटेंशियल। मतलब तुम ये कह सकते हो कि VL और VC में फेज डिफरेंस है π/2 का। फेज डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस VL एंड VR इज 90 डिग्री। VL और VR में जो फेज डिफरेंस है वो है आपका 90 डिग्री π/2। अब अगर इसको तुम्हें जोड़ना हो, अब ये नहीं कह सकते ये वेक्टर है, मैं नहीं कह रहा कि वेक्टर है, ये वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा है, ऐसा भी नहीं कर रहा। ऐसा सवाल पूछते हैं कि इज VL VR एंड करंट एंड वोल्टेज इन AC सर्किट बिहेव एज अ वेक्टर? नहीं, ये वेक्टर ट्रायंगल वेक्टर की तरह बिहेव नहीं कर रहा, वेक्टर है भी नहीं। लेकिन एक चल रहा है साइन के साथ, एक चल रहा है कॉस के साथ, दोनों में फेज डिफरेंस तो आ रहा है ना। जब आप ऐड करोगे, सुनो, ऐड करोगे तो π/2 के फेज डिफरेंस के साथ इसको है, तो नेट वोल्टेज की अगर बात होगी, तुम कहोगे कि कैपेसिटर रेसिस्टर के पोटेंशियल ड्रॉप और इंडक्टर के पोटेंशियल ड्रॉप का जो सम होगा, रेसिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप इंडक्टर के पोटेंशियल ड्रॉप का जो नेट सम होगा, वो इन दोनों के बीच में हो सकता है। अगर VR ज्यादा तो VR की तरफ झुकेगा, VL ज्यादा तो VR की तरफ जाएगा, लेकिन होगा इनके बीच में ये नेट पोटेंशियल। नेट पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। हाँ, क्योंकि देखो सिंपल सम नहीं हुआ है, लेकिन हुआ तो सम ही है ना, 90 डिग्री पे हुआ है ना। देख मेरी बात, ये करंट, ये रेजिस्टर का वोल्टेज, ये करंट, ये इंडक्टर का वोल्टेज, ये रेजिस्टर का वोल्टेज, ये इंडक्टर का वोल्टेज, ये रेजिस्टर का वोल्टेज, ये इंडक्टर का वोल्टेज, तो नेट वोल्टेज ये आएगा दोनों का सम, और नेट करंट ये। तो ये नेट वोल्टेज और ये नेट करंट, इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है, इसी को कहते हैं हम हाई, जो कि रेसिस्टेंस में होता है 0 डिग्री, इंडक्टर में होता है करंट एंड वोल्टेज में 90 डिग्री, कैपेसिटर में भी होता है 90 डिग्री, वोल्टेज पीछे चलता है बस। यहां पे फेज डिफरेंस 90 से थोड़ा, यहां पे फेज डिफरेंस 90 से कम होगा। देखो इन इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। अच्छा सर ये कौन सा पोटेंशियल है? सबसे पहले तो ये बताओ, ये VR कौन सा है? इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल ड्रॉप, पीक, RMS, एवरेज, कौन सा RMS? ये कई किताबों में नहीं लिखते हैं, जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है।
ये आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप। जब कुछ भी ना लिखा हो तो आप उसको आरएमएस ही समझे। और किसी इंस्टेंट पे पोटेंशियल लेके क्या करोगे यार? किसी इंस्टेंट पे पोटेंशियल ड्रॉप का सम तो ये वैलिड होगा, ये इंस्टेंटेनियस के लिए तो ये लिख सकते हो, पीक के लिए नहीं लिख सकते हो। क्या मैं पीक के लिए ऐसे लिख सकता हूं? पीक पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टेंस लिख देता हूं, प्लस पीक पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर बराबर बैटरी का पीक पोटेंशियल। गलत है एकदम। क्यों गलत है? क्योंकि जब इसका पीक आएगा इसका पीक होगा ही नहीं। तुम देखो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप प्लस यहाँ का पोटेंशियल बराबर बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप, इंस्टेंटेनियस के लिए सही है। जितना यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे होगा बराबर, इसी इंस्टेंट पे लिखना सही है। लेकिन सवाल इंस्टेंटेनियस में पूछते ही नहीं है, सवाल तो पीक पे पूछेंगे। और इसका पीक और इसका पीक एक ही टाइम पे नहीं है। अगर मान लो करंट तुमने माना है साइन में, मान लो एक एग्जांपल बोल रहा हूं बस, मान लो करंट अगर साइन में तो रेजिस्टर का वोल्टेज भी साइन में होगा, लेकिन इंडक्टर का वोल्टेज कॉस में होगा। तो इसका पीक और इसका पीक एक साथ नहीं आएगा, मतलब इसका आरएमएस और इसका आरएमएस का वैल्यू एक साथ नहीं आएगा। तो इसके आरएमएस प्लस इसका आरएमएस बराबर बैटरी का आरएमएस आप नहीं लिख सकते। मैं अभी सवाल सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, अजीब गरीब हो जाए। हाँ, इंस्टेंटेनियस के लिए लिख सकते हो। इस इंस्टेंट पे यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप बराबर इसके पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होगा, तभी तो ये इक्वेशन इंस्टेंटेनियस के लिए सही है। लेकिन पीक के लिए और आरएमएस के लिए क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। बस यहाँ पे आके बच्चा लेट जाता है, बोलता है सर नहीं आ रहा। सुन मेरी बात सुन, आ रहा है, मैं बताऊंगा आ रहा है। किसी इंस्टेंट पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो इसको सॉल्व करके आए, किसी टाइम को रखोगे तो ये पोटेंशियल ड्रॉप है, यहाँ का पोटेंशियल प्लस यहाँ का पोटेंशियल इंस्टेंट पर। लेकिन एक इंस्टेंट पे जो है वो अगले इंस्टेंट पे नहीं, वो अगले इंस्टेंट पे नहीं, वो अगले इंस्टेंट पे नहीं। एक सवाल इसी में, हाँ कंसेप्चुअली ये पूछ सवाल किसका होता है? बेटा जब साइन थीटा 90 डिग्री हो, और इसका पीक तब होगा जब थीटा 0 डिग्री कॉस है, और ये दोनों दोनों के वोल्टेज में फेज डिफरेंस। इसका पीक तो कभी और हो रहा है, इसका पीक कभी और हो रहा है, तो इन दोनों का पीक कैसे आप सीधा जोड़ सकते? कंटिन्यूस जोड़ना था। तो इसका पीक जब होगा तब इसका पीक नहीं, पीक पीक का सम के पीक के बारे में नहीं होगा, निकालेंगे। तो वीआर और वीएल का सम जो आपने वी बोला है, 90 डिग्री की पाइथागोरस सम से निकालोगे, ये है जो तुम्हारा वोल्टेज वी, वो आएगा रूट अंडर आर का होल स्क्वायर प्लस वी, और ये आपका नेट का, ये आपका नेट। अगर आप देखना चाहे कि फेज डिफरेंस है फाई, इधर है आपका वी आर और इधर है आपका वी एल, तो आप यहाँ से फेज डिफरेंस tan फाई बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। tan फाई हो जाएगा परपेंडिकुलर फेज, मतलब वी एल बटा, एक बात बताओ, वी आर मतलब और वी एल मतलब आई एक्सएल का रेजिस्टेंस जो होगा एक्सएल होगा ना, एक्सएल होगा ना इसका रेजिस्टेंस, एक्सएल ओम, एल से थोड़ी ना कोई, चलो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इसके फ्रीक्वेंसी, ये होगा आपका वी एल, तो लिख सकते हैं एक्सएल आई बटा आई आर, आई आई कट जाएगा तो ये हो जाएगा एक्सएल बटा आर, ये tan फाई की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू हो गई बेटा? tan फाई की वैल्यू। अब यहाँ से नेट रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? इस इक्वेशन, इस v को देखो क्या है, ये v है बेटा, v बराबर नेट पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू वी आर का होल स्क्वायर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको आप I इंटू जेड लिख सकते हो। नेट सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। तो नेट इम्पीडेंस आ जाएगा I इंटू आर, तो I का होल स्क्वायर, R का होल स्क्वायर, तो आई स्क्वायर बाहर चला जाएगा, ये आर स्क्वायर बचेगा। ये होगा I इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर, आई स्क्वायर बाहर चला जाएगा, ये एक्सएल का स्क्वायर बचेगा। यहाँ से आप चाहें तो कैंसिल कर ले, किसको बेटा, किसको कैंसिल कर लेंगे? आई, अच्छा आई स्क्वायर बाहर करेगा तो सिर्फ आई बचेगा, आई। तो नेट इम्पीडेंस जो जेड आएगा आपका, नेट इम्पीडेंस जो जेड आएगा वो आएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। इसको हम इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ट्रायंगल से भी समझ सकते हैं। इम्पीडेंस ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? तो यहीं से चलते हैं, यहाँ से इम्पीडेंस ट्रायंगल समझेंगे। एक बात बताओ ये क्या है? वी आर, इसको आई आर लिख सकते हैं, हाँ, इसको आई एक्सएल लिख सकते हैं, और इसको आई जेड लिख सकते हैं।
मतलब इसको आप लिख सकते हैं आई आर, इसको लिख सकते हैं आई एक्स। तो आई तो दोनों का कॉमन है, तो असल में जो डिफरेंस है वो किसके वजह से आया है, आर की वजह से, और ये एक्सेल की वजह से। इन दोनों का वेक्टर सम दिया जाएगा, और ये है आपका फाई। तो टेन फाई आप यहाँ से लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बोलो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा तुम्हारा एक्सेल, यही है ना परपेंडिकुलर, ट्रायंगल देखना। तो परपेंडिकुलर होगा आपका एक्सेल बटा आर। अच्छा कॉस फाई अगर निकालना हो तो कॉस फाई क्या हो जाएगा, मतलब ऐसे ही खेल रहा हूँ, साइन फाई भी निकाल लेना। तो कॉस फाई होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब आर बटा जेड। कॉस फाई इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे मैंने कॉस फाई ऐसे निकाला। फील आया कि नहीं है बताओ, कोई खास बात नहीं। तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें ये याद रखना है, सवाल सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या याद रखना है, रेसिस्टेंस, ये वोल्टेज है, ये करंट है इंडक्टर, ये वोल्टेज है, ये करंट है कैपेसिटर, ये नेट वोल्टेज और ये करंट है, मतलब आर एल। मतलब आर एल, मतलब आर एल, और इसका फेज डिफरेंस 90 से थोड़ा कम होगा, ये रहा इसका। हाँ खास बात है, बहुत आसान है, बहुत आसान। आइए सवाल देखें। अब ये सवाल समझना, मैं अगर डायरेक्ट लिख देता हूं तो आपको याद है ना कि आरएमएस होता है, डायरेक्ट लिख देता हूं तो क्या होता है आरएमएस। आरएमएस वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दिया, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 40 वोल्ट, तो इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल देखो। ऐसे ही एसी में सवाल होते हैं, बच्चा यहाँ पे भयंकर कंफ्यूज, वो कहता है कि 40 इसका पोटेंशियल ड्रॉप प्लस इसका पोटेंशियल ड्रॉप बराबर नेट बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप 50, तो वीएल बराबर आ जाएगा 10 वोल्ट। महाबाहियात गलत है, सही क्या होगा सही क्या होगा इस, आओ मैं सही सिखाऊं। तुम्हें देखना है ये वी आर है, और वी आर उधर होता है जिधर आई होता है, इधर आई है, और जिधर आई होता है उससे परपेंडिकुलर होता है वी, ये 90 डिग्री पर। तो इन दोनों का जब सम करोगे तो ये फेज डिफरेंस 90 डिग्री लेके करना। तो वी आर का होल स्क्वायर प्लस वी एल का होल स्क्वायर बराबर नेट पोटेंशियल का होल स्क्वायर। किया गया तेरा 50, नेट वोल्टेज है तेरा 50, ये 40, तो ऑब्वियस सी बात है वी एल बराबर 30। कितनी बार देखोगे 4 और 3 का 90 डिग्री में सम 5 होता है, ये 30 वोल्ट इज आ गया। अब ऐसे मत घबराना कि देखो सर 40 और 30 पर होता है, आपने 50 के बराबर आर एम एस, और यहाँ पे फेज डिफरेंस आता है इसके और इसके पोटेंशियल ड्रॉप, 90 डिग्री के पोटेंशियल ड्रॉप फेज डिफरेंस साथ आपको। हाँ इसीलिए तो देखो ये 3 और ये 4 का सम 90 डिग्री होता है, सेम उसी तरह। बस यहीं पे एसी खत्म, अगर इसको समझ गया तो एसी खत्म। और ये कौन सा वोल्टेज लिखा हो, आरएमएस। जब कुछ ना लिखा हो, सिंपल वोल्टेज दिया हो, सिंपल करंट दिया हो, ना बताया गया हो कौन सा है, आरएमएस, आरएमएस ही। ये साइन के साथ लिखता तो पी होता, सिंपल लिखा है तो ये आरएमएस। बताओ समझ आया कि नहीं। अब देखो नेक्स्ट सवाल, कंसीडर ए सीरीज आरएल सर्किट। देखो एक सीरीज आरएल सर्किट, और एक और अच्छी बात मैं आपको बताऊं, आपके सिलेबस में सीरीज कॉम्बिनेशन ही पढ़ना। अरे सर बच गए, पैरेलल नहीं पढ़ना, अबे रामलाल है तू, पैरेलल कॉम्बिनेशन ही नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत आसान है, सीरीज में थोड़ा सा माथा पच्ची लगा। पैरेलल में अगर तुमसे बोला जाए ये रेसिस्टेंस है और ये इंडक्टर है, यही तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना। हाँ तो अब ध्यान से सुन कि दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप हमेशा सेम होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, करंट अलग लग जाएगा। इसका करंट अलग से निकालने बैटरी के साथ जोड़ के, इसका करंट अलग से निकाल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही है ना, ये बैटरी डायरेक्ट इसके क्रॉस भी है, ये बैटरी डायरेक्ट इसके क्रॉस भी है। पैरेलल नहीं होने से फायदा क्या हुआ, कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन तो आसान है। चलो देखिए इसको। इसमें सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है बेटा 1/π और रेसिस्टेंस दिया हुआ है आपका 100। देखिए सुनिए ध्यान से, ये हेनरी है, ये ओम नहीं है, ये हेनरी। एल है, ये एल, एक्सेल नहीं है। एल और एक्सेल में फर्क होता है, एल है आपका सेल्फ इंडक्टेंस और एक्सेल होता है आपका इंडक्टिव रिएक्ट। एक्सेल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्सेल बराबर होता है बेटा 2πfl, ये होता है ये एक्सेल की वैल्यू, ठीक है। व्हेन द सर्किट इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, मतलब ये आपका आरएमएस वोल्टेज और ये आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की बहुत जरूरत पड़ती है, कैसे, अगर फ्रीक्वेंसी ना पता हो तो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस ओम में आप निकाल ही नहीं सकते। फाइंड करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, इससे कितना करंट फ्लो करे। इसी तरह के आपने डीसी में भी सवाल किया सर्किट, लेकिन एसी का सवाल आसान होता है। आपने सवाल डीसी में भी ऐसे किए हैं, लेकिन एसी का सवाल आसान होता है। कैसे देखो,
इसमें कोई सर्किट लूप रूल तो लगाना ही नहीं ना, इसमें तो डायरेक्टली आपको इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन करके रेजिस्टेंस निकाल के आंसर निकाल। हाँ, इसमें एक्सेल निकालना पड़ेगा। एक्सेल की वैल्यू क्या होगी? तो एक्सेल की वैल्यू होगी 2 पाई, रहने दो, फ्रीक्वेंसी ये देखो 50, ये फ्रीक्वेंसी 50 है, इनटू इंडक्टेंस 1/, पाई से पाई कटेगा, 50 दूना 100 ओम, एक्सेल आ गया 100। जब ये 100 और ये 100, तो नेट इंपीडेंस आ जाएगा 100 + 100 200 ओम। गलत है, ये आर है और ये एक्सेल है, इसका इंपीडेंस ट्रायंगल बनाओगे, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ये हो जाएगा आपका 100 का होल स्क्वायर प्लस 100 का होल स्क्वायर, तो इंपीडेंस आएगा 100√2, बस इतना ही समझना। उसके बाद करंट का क्या वैल्यू, करंट बराबर वोल्टेज 220 बटा, मतलब करंट बराबर ईएमएफ बटा इंपीडेंस, ये आएगा आंसर। लेकिन यहाँ पे कौन सा करंट पूछा है? मैंने तो बोला है कि करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स आरएमएस है, और संयोग से आरएमएस वोल्टेज भी दिया है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 220 बटा 100, 0 से 0 काट दो, ये हो जाएगा आपका 2.2/√2, ये आंसर आएगा। ये आंसर आएगा, पता है आपको, समझ आएगा? हो गया, खत्म कहानी। बस यही तो ध्यान रखना था कि ये 200 नहीं होगा, दोनों का वेक्टर समझ। ये देखिए सवाल, व्हेन अ कॉइल इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट डीसी सप्लाई। एक कॉइल, अब देखो जैसे ही कॉइल की बात होगी ना, समझ जाना ये आरएल सर्किट। पहले ही बता देता हूँ, बच्चा को ये किताबों में कहीं नहीं लिखा हुआ है, और टीचर भी नहीं बताता, बच्चा वहां पे घबराता रहता है, कॉइल 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 के सवाल नहीं हो रहा है। अबे रामलाल, वो आरएल है, कॉइल के सवाल नहीं हो रहे, आरएल है वो। कॉइल इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट डीसी सप्लाई, देखो एक कॉइल है, तो पक्की बात है उसका कुछ इंडक्टेंस होगा और रेसिस्टेंस। इसको 100 वोल्ट डीसी से, देन करंट इज 2 एम्पियर, तो करंट उससे 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है। देख, अब डीसी से तो कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा, और कांस्टेंट करंट के लिए इंडक्टर कोई अपोजिशन नहीं करता, ये सिंपल वायर जैसा हो जाएगा, ये रेसिस्टेंस आएगा। तो करंट बराबर यार सीधा लिखोगे, करंट बराबर वोल्टेज 100 बटा रेजिस्टेंस आ जाएगा। करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस बराबर 50। दो रखोगे ना तो 100/2 50, ये हो। अब बोला है कि वेन एसी लगा दिया, इसी आरएल सर्किट में, ये एल है और ये तेरा आर है, इसको मैंने एसी से जोड़ दिया, और उस एसी का जो इक्वेशन है वो है 100√2 साइन ओमेगा टी। अब 100√2 साइन ओमेगा टी का मतलब ये पीक वोल्टेज है, साइन के साथ दिया है ना पीक, तो ई आर एम एस क्या हो जाएगा? ई आर एम एस हो जाएगा पीक बटा √2, मतलब 100 वोल्ट। आर एम एस क्या हो जाएगा? 100 वोल्ट। देन करंट इज 1 एम्पियर। अब देखो बच्चा एसी के सवाल क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि यहां पे लिखा करंट और यहां भी लिखा करंट। अब भाई साहब उसको समझ ही नहीं आ रहा ये कौन सा करंट है। अबे सुन, डीसी में तो डीसी करंट कांस्टेंट हो, और एसी में जो करंट है वो आरएमएस। तो आई आरएमएस बराबर क्या होगा? ई आरएमएस बटा नेट इंपीडेंस जेड। अब एसी के लिए इसका कुछ ना कुछ एक्सेल भी आए, उन दोनों का जो 90 डिग्री पे सम आएगा उसको हम जेड मान लेते हैं। आई आरएमएस बोलो 1 एम्पियर, ई आरएमएस बोलो 100, तो जेड बराबर आ जाएगा 100/1, मतलब 100। अब सुन ध्यान से, रुक जा। आर 50 ओम निकाल लिया, जेड 100 ओम निकाल लिया, तो हमें अब एक्सेल की वैल्यू पूछी होगी, क्या पूछिए बता? 1 एम्पियर। देन फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल की। एक्सेल कैसे निकलेगा? बहुत आसान है, जेड को तू लिख दे एक्सेल का होल स्क्वायर प्लस 50 का होल स्क्वायर का रूट बराबर ये 100, बराबर ये 100। रूट को इधर ले जाओगे तो 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 100 का होल स्क्वायर माइनस 50 का होल स्क्वायर बराबर एक्सेल का, है ना? रूट उधर ले जाओ, आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान है। द इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल टू दिस। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन एंड करंट ये दिया, ये साइन ओमेगा टी प्लस 5/6 प्लस 5/6 सेमी फेज में नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है। इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, इंपीडेंस पूछा है, तो मैंने तुम्हें बताया है कि जो करंट होता है, इंपीडेंस होता है, उसको साइन कॉस से कोई मतलब नहीं है। करंट आरएमएस करंट को साइन कॉस से मतलब, तुम यहाँ पे आसानी से लिख सकते हो, इंपीडेंस बराबर हो जाएगा ई आर एम एस बटा आई आर एम एस, या इन पीक बटा आई पी, इसको साइन कॉस से कोई मतलब नहीं है। तो इंपीडेंस बराबर हो जाएगा पीक ईएमएफ, पीक ईएमएफ देखो 220 बटा पीक करंट 10 कटेगा 22 ओम इज अ करंट, है ना? इंपीडेंस का भी यूनिट ओम 22।
कोई खास बात नहीं है। बच्चे इस सवाल को देख के डर जाते हैं कि सर इसमें कैसे निकालेंगे। अबे रामलाल काहे थक रहा है बे। आयरन कोर इज कनेक्टेड इन अ सीरीज देन आयरन कोर्ड कॉइल। आयरन कोर्ड कॉइल का मतलब है ये कॉइल है जिसके अंदर एक आयरन का मटेरियल इलेक्ट्रिक बल्ब विथ एन एसी सोर्स। देखो ये एसी सोर्स, अगर ये डीसी होता तो डीसी सोर्स के लिए इंडक्टर एक सिंपल वायर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सवाल मैंने कराया था आपको। लेकिन ये एसी सोर्स है और इसके अंदर ये आयरन कोड एक मटेरियल रखा है, बल्ब है। बल्ब का मतलब समझते हैं, प्योर रेसिस्ट। एज द आयरन पीस इज टेकन आउट ऑफ द कॉइल, इस आयरन पीस को बाहर निकाल तो बल्ब की ब्राइटनेस क्या होगी। बहुत ही जोरदार सवाल, बहुत ही जोरदार सवाल। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको होमवर्क दे देते हैं। मतलब अभी होमवर्क, मतलब अभी घर पे ही तो बैठा है बे, अभी सॉल्व कर, अभी सॉल्व कर और मुझे बताना टेलीग्राम में तूने सही किया था या गलत किया था। ठीक है, अब सुन, स्क्रीन पॉज करके कर ले। अब सुन, अब तूने जैसे भी किया होगा फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तुम्हें एक ही लाइन में समझा दूँ बहुत आसानी से। सुन, बेसिक कंसेप्ट एसी और डीसीओ वैलिड होता है किसी भी इंस्टेंट पे। इसका पोटेंशियल ड्रॉप या ऐसे समझ, ऐसे समझ, आरएमएस ही चल। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इंडक्टर के क्रॉस आरएमएस वाला प्लस बल्ब के क्रॉस आरएमएस वाला, और नेट पोटेंशियल ऑफ द बैटरी के बराबर होगा। नहीं सर ये गलत लिखा आपने, वेक्टर सम होगा। हाँ चलो वेक्टर सम के साथ करोगे, लेकिन ये तो करोगे ना, इसका सम प्लस इसका सम बैटरी के ईएमएफ के बराबर तो होगा ना वेक्टर सम करने के बाद। ठीक है, और बैटरी का पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, वो तो आरएमएस 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 ये बोला सर सिनुसॉइडल लगा दी और बोल रहा हूँ कांस्टेंट है आरएमएस में। ठीक है, अब सुनिए इसका कुछ ना कुछ एक्सेल होगा, एसी के लिए इसका कुछ ना कुछ इंपीडेंस होगा। अब इसे आयरन निकाल दोगे तो इसका एक्सेल घट जाएगा। पर आपको कैसे पता, ले बताता हूँ। एक्सेल बराबर क्या होता है बोल, ओमेगा एल। अब एक भयंकर फॉर्मूला लिखूंगा, झेल लेना। देखिए ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई एफ ओमेगा, और एक्सेल का वैल्यू होगा म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर पाई ए एल। हाँ एरिया लिखा है तो पाई लिखने की जरूरत नहीं, एन स्क्वायर एल, एन स्क्वायर एल। ये है तेरा एक्सेल का असल फॉर्म। अरे एल का फॉर्मूला याद नहीं है, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल, सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट एन स्क्वायर, ये लेंथ वाला एल है, ये सेल्फ इंडक्टेंस, ये एक्सेल का वैल्यू। अब इसके अंदर जो मीडियम है वो इससे म्यू आर से रिप्रेजेंट कर है ना, म्यू नॉट मीन टू म्यू आर। जब आयरन निकाल दोगे तो इसकी जो नेट परमिएबिलिटी है वो कम हो जाएगी, एयर की परमिएबिलिटी कम होती है आयरन के कम। तो जब आयरन निकाल दोगे तो ये कम होने की वजह से एक्सेल कम हो जाएगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IR, यही तो होता है। अब तुम कह रहे हो कि इसका एक्सेल कम हो जाएगा, तो एक्सेल जैसे ही कम हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम ही रहता है, तो वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा, मतलब इंडक्टर का वोल्टेज कम हो जाएगा। भले ही तुम पाइथागोरस सम करोगे, ऐसे लिखोगे रूट अंडर VL का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर बराबर नेट पोटेंशियल, ऐसे ही लिखोगे, लेकिन ये तो पक्की बात है ना कि इसका एक्सेल कम हो जाएगा, इसका रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। ऐसे समझो, इसका रेसिस्टेंस कम हो जाएगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप का सम नेट पोटेंशियल के बराबर होता है, V बराबर IR होता है। तो इसका रेसिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट तो दोनों में किसी भी इंस्टेंट पे सेम ही जाएगा। करंट सेम जाने का मतलब है, तो करंट तो सेम जाएगा, रेजिस्टेंस कम तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा, इसका कम तो इसका बल्ब का ज्यादा, मतलब ब्राइटनेस बढ़ेगा। ब्राइटनेस विल इंक्रीज। अरे लल्ला, आरएमएस वोल्टेज तो एक सोर्स का कांस्टेंट होता है ना, तो बैटरी का आरएमएस कांस्टेंट है, इसका आरएमएस प्लस इसका आरएमएस पाइथागोरस सम कर, इसका आरएमएस प्लस इसका आरएमएस बराबर बैटरी का आरएमएस। इसका रेजिस्टेंस कम तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा, मतलब ब्राइटनेस बढ़। कहानी है ना, बढ़िया सवाल है ये, आसान सवाल नहीं है। ये देख, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट शोन इन अ फिगर, इस फिगर का इंपीडेंस बताना है। सुन मेरी बात, ये सीरीज आरएल सर्किट का सवाल हो गया। मैंने आरएल सर्किट के बहुत सारे सवाल करा दिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तुमको खूब मिलेंगे सवाल। ये है तेरा एक्सेल और ये तेरा आर, इसमें करंट जा रहा है 3 एम्पियर, और ये कौन सा वोल्टेज दिया हुआ है, आरएमएस। और हमेशा आरएमएस मान लेते हो तो और क्या मानो, ठीक मान लो इसको, नहीं तो आरएमएस। तो
आरएमएस वोल्टेज बटा करंट क्या हो जाएगा, इसका इंपीडेंस, ये आरएमएस करंट ही है ये आरएमएस वोल्टेज। तो इसका जो एक्सेल है वो क्या हो जाएगा, एक्सेल हो जाएगा सर 40 आएगा, हाँ 40। इसका एक्सेल क्या हो जाएगा, सॉरी इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो 90/3, ये 30 ओम और ये 40 ओम, ये एक्सेल और आर है। आप जानते हो आर इधर होता है, एक्सेल इधर होता है, तो ये 30 ओम 40 ओम बराबर 50 ओम आंसर मेरा। इसको कहते हैं एसी का भयंकर सवाल, उससे ज्यादा तो भयंकर सॉल्यूशन है। हाँ मैंने कलम चलाया, कलम चलाया क्या मैंने, इसमें भी कोई खास कलम नहीं चलाई, ये तो फॉर्मूला लिख के समझाया तुम्हें, ये कलम चलाना नहीं कहते इसको, सीधा आंसर बताया तुम्हें। इसमें कहाँ कलम चलाया, तो देख के लिख लो ना, 220/10 22, इसमें कलम चलाया क्या मैंने इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने डीसी सर्किट बनाया। ये तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि डीसी सर्किट में इंडक्टर का कोई रोल होता नहीं, सीधा हो जाएगा वोल्टेज 100, करंट 2, 100/2 बराबर आर, ये तेरा 100 आ जाएगा। 100 और 50 पता है तो वेक्टर सम करके आंसर, ठीक है बेटा। ये देखो पावर लॉस इन एसी सर्किट। अब आएगा तुम्हें असली मोक्ष, ये टॉपिक कहीं किताबों में या देखोगे 1.5 पेज में डेरिवेशन करके समझाते हैं कि एसी सर्किट में पावर लॉस क्या आता है और कैसे आता है। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके, मान लो कि ये है वोल्टेज, तो आपने इधर वोल्टेज मान लिया, किसका है, ये जनरल एसी सर्किट का वोल्टेज, कोई भी हो सकता है, आरएल हो सकता है, आरसी हो सकता है, एलसीआर हो सकता है, आरसी एलसी हो सकता है, एलआर हो सकता है, आरसी हो सकता है, प्योर एलपी और सी कुछ भी हो सकता है या सीरीज एलसीआर हो सकता है। ये इधर वोल्टेज है और इधर करंट है, जनरलाइज मैंने माना। तो ये कौन सा करंट है, जब कुछ न लिखा हो बेटा रामलाल, मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूं, गलती मत करना, ये आरएमएस वोल्टेज और ये आरएमएस, और इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है फाई का, इन दोनों के बीच है। अब अगर मैं देखूं तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में, एक रेसिस्टेंस का एग्जांपल लेता हूं, रेसिस्टेंस में जिधर करंट होता है उधर ही रेसिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का आ गया, इसलिए इसमें जो पावर लॉस होता है वो मैक्सिमम होता है, और वो होता है बेटा आर एम एस इंटू आई आर एम। समझ में आया कि नहीं है, दोनों सेम फेज में हो, दोनों के फेज डिफरेंस 0 है, करंट एंड वोल्टेज एक साथ चल रहे हैं तो पावर ड्रॉप मैक्सिमम। अगर मैं प्योर इंडक्टर की बात, तो प्योर इंडक्टर में आप पढ़ चुके हो, ऊपर होता है वी एल, इंडक्टर का पोटेंशियल होगा, ये होगा इंडक्टर, दोनों में फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री, फेज डिफरेंस होता है 90, इसलिए इसमें एवरेज पावर ड्रॉप क्या होता है, क्योंकि जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट 0 होगा, जब करंट मैक्सिमम होगा तो वोल्टेज 0 होगा, दोनों आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज नहीं कह सकते, आउट ऑफ फेज का मतलब होता है पाई का फेज डिफरेंस, दोनों 90 डिग्री पे चल रहे हैं, तो एक साथ कभी वो मिल ही नहीं पा रहे हैं ना, जब ये 0 तो ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम तो ये 0, तो पावर लॉस 0 आया है। मतलब ये है कि करंट एंड वोल्टेज में फेज डिफरेंस और एकदम परपेंडिकुलर करंट एंड वोल्टेज चले पावर ड्रॉप में, यहाँ पे तो कोई भी एंगल मैंने फाई ले लिया, तो अपन क्या करते हैं, इस करंट का दो कंपोनेंट ले, एक करंट का कंपोनेंट वोल्टेज की तरफ आएगा, आई आर एम एस कॉस फाई आएगा क्या, हाँ कंपोनेंट लिया ना, कॉस फाई की तरफ लेंगे कॉस फाई, और एक करंट का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द वोल्टेज ले लिया, ये होगा आई आर एम एस, लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि आर एम एस का, इसको पता है क्या कहते हैं, वोल्टलेस करंट, वोल्टलेस करंट तो हम कहते हैं वोल्टलेस। तुमसे कई बार सर्किट में वोल्टलेस करंट की वैल्यू पूछते, तो ये आपका वोल्टलेस करंट, आरएमएस करंट का साइन कंपोनेंट, वोल्टलेस वोट वोल्टलेस करंट, वोल्टलेस करंट होता है आई आर एम एस इंटू साइन फाइव और जो पावर ड्रॉप होगा, बताओ तो पावर ड्रॉप इसमें क्या लिखते थे आप, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, इसमें क्या लिखते थे 0, असल में क्या होता है कि वोल्टेज और करंट का पैरेलल कंपोनेंट पावर ड्रॉप, इन दोनों, तो एवरेज पावर ड्रॉप हो जाएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस
RMS cos phi, and this cos phi is defined as power factor. ये वही cos phi जो हमने RL सर्किट में इम्पीडेंस ट्रायंगल बना के निकाला, ये वही RL सर्किट, ये हो जाएगा आपका सिंपल पावर फैक्टर। ये क्या हो जाएगा बेटा? पावर फैक्टर। cos phi को हम कहते हैं, हो गया आंसर, ही आ गया। अब देखो मैंने सिर्फ डेरिवेशन ही नहीं करा, मैंने तुम्हें क्या क्या बता दिया। मैंने तुम्हें पावर लॉस का फॉर्मूला बना दिया इन एसी सर्किट, इसमें cos phi पावर फैक्टर आ जाता है IRMS VRMS इंटू cos phi। मैंने तुम्हें वर्डलेस करंट बना दिया और इसका दो एप्लीकेशन भी बता दिया। चलो अगर प्योर रेसिस्टेंस में देखा जाए तो फेज डिफरेंस कितना होता है? 0 डिग्री। तो अगर फाई की वैल्यू 0 होगी तभी cos phi मैक्सिमम होगा, तो पावर ड्रॉप मैक्सिमम होगा VRMS। फाई को 0 रख, cos 0 IRMS VRMS। इसीलिए मैंने एक इंडिविजुअल पूरा डेरिवेशन कराया था आपको, इसमें सिखाया था VRMS। इंडक्टर में फाई की वैल्यू क्या होती है? 90 डिग्री। cos 90 क्या होता है? 0, इसलिए पावर ड्रॉप देखो। एंड प्योर कैपेसिटर में अगर आप देखना चाहें, प्योर कैपेसिटर में देखना चाहें तो भी फेज डिफरेंस क्या है? तो एवरेज पावर ड्रॉप क्या होगा? सॉरी 0। अब इधर आ जाओ जब मैंने आपको आरएल सर्किट पढ़ाया था, ये पढ़ाया था आरएल, है ना, ये सीरीज आरएल सर्किट में सारा गेम इस ट्रायंगल का ही है, इम्पीडेंस ट्रायंगल का ही है। इसमें मैंने ये ट्रायंगल में cos phi निकालना सिखाया। cos phi को आप ये भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि R/Z लिखे। cos phi को आप गलत हो नहीं ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बटा नेट वोल्टेज भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पावर लॉस इन आरएल सर्किट, कोई खास बात नहीं, वही जनरलाइज पावर मैंने निकाल दिया, IRMS इंटू VRMS इंटू cos, और cos phi की वैल्यू क्या हो जाएगी? R/Z। तो आप लिख सकते हैं IRMS इंटू VRMS इंटू cos phi को क्या लिख सकते हैं? R/। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल बन रहा है ना, उसमें R/Z ही आ रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं? R/Z ही आएगा फिर। समझ में आया कि नहीं है? अब देखो इस पे बेस्ट सवाल, इन एसी सर्किट V एंड I गिवन बाई V, ये रहा V इज इक्वल टू 100 साइन 100t एंड वोल्टेज I बराबर 100 साइन 100t प्लस पाई बाई 3 मिली। देन पावर डेसिपेटेड इन द सर्किट में पावर डेसिपेट कितना होगा बेटा? सर्किट में पावर डेसिपेट होता है IRMS, है ना, पीक मत लिखना, IRMS इंटू VRMS इंटू cos। अब ध्यान से चलो IRMS बताओ, I की वैल्यू दी हुई है 100 साइन 100t प्लस पाई बाई 3, तो पीक है 100, तो RMS क्या हो जाएगा? 100/√2। वोल्टेज है 100 पीक, ये भी हो जाएगा 100/√2। एंड cos phi इज अ फेज डिफरेंस, ये तेरा साइन ओमेगा टी के फॉर्म, ये तेरा साइन ओमेगा टी प्लस π/3, मतलब π/3 का फेज डिफरेंस। एक है साइन ओमेगा टी और एक है साइन ओमेगा टी प्लस, तो साइन ओमेगा टी से π/3 आगे, तो π/3 हो जाएगा cos π/3, cos ये आ जाएगा। तो एवरेज cos π/3 की वैल्यू जानते हो? cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री हो जाएगा आपका हाफ, तो ये हो जाएगा आपका 100/2 इंटू 100/2, 50 इंटू 50, 100 वोल्ट। अच्छा मिली एम्पियर हो, कहाँ गड़बड़, मिली एम्पियर का मतलब है 10 टू दी पावर -3, तो 1 2 3 0 और ये 3 0, तो 10/4 मतलब 2.5। ये बेटा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका सीरीज आरसी सर्किट, कोई खास बात नहीं है, ये तो बहुत आसान है। देखो एसी सोर्स का वोल्टेज आप ले लो E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा, एसी सोर्स का वोल्टेज क्या ले लो? E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा। ये रहा आपका पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ पे होगा कुछ VR, करंट दोनों में सेम जाएगा, ये आप स्पष्ट। अब ऐसे सवाल आपके पास आएंगे, हालांकि आप देखोगे एसी में तो इतने डिटेल में नहीं पढ़ाते मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आपको। एसी पता है क्या पढ़ाते हैं? LCR पढ़ाते हैं अलग अलग, और सीधा LCR सीरीज, सीधा LCR सीरीज। मैं पहले तुम्हें L पढ़ाया, R पढ़ाया, C पढ़ाया, फिर LR पढ़ाया, फिर RC पढ़ा रहा हूँ, फिर LC पढ़ा। इसमें डायरेक्ट सवाल ही आएंगे, इसको तुम सवाल की तरह ट्रीट करो, थ्योरी नहीं। थ्योरी तो समझ चुके हो, इसको डील कैसे करना है वो समझो। कैसे डील करना है? बहुत आसान है। देखो नेट करंट को इधर मान लो,
चलो सर करंट मान लिया, उससे क्या होगा, तो जिधर करंट होगा उधर ही वोल्टेज होगा। जिधर करंट होगा, जिधर करंट होगा उधर ही वोल्टेज, रेसिस्टेंस। और जिधर करंट होगा कैपेसिटर का वोल्टेज उससे, कैपेसिटर का वोल्टेज उससे, ये बन गया कहानी। ये है तेरा करंट, ये करंट तो ये कैपेसिटर का वोल्टेज, ये कैपेसिटर का करंट है तो ये कैपेसिटर का वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस का करंट तो ये रेजिस्टेंस, करंट सीरीज कॉम्बिनेशन होने की वजह से बात खत्म। तो ये आ गया तेरा VC, ये आ गया VR। तो वही रिपीटेशन है जो हमने RL में पढ़ा था, सेम टू सेम। फर्क इसमें ये पड़ा कि नेट वोल्टेज जो आएगा वो इधर आ जाएगा, जिसके वजह से आप कह सकते हो कि नेट वोल्टेज जो है VR का होल स्क्वायर प्लस VC का होल स्क्वायर, मतलब ये आ गया फेज डिफरेंस। इसमें वोल्टेज लैग कर रहा है और करंट लीड कर रहा है। करंट क्यों लीड कर रहा है, क्योंकि ये कैपेसिटिव है, कैपेसिटिव इन नेचर है। कैपेसिटिव इन नेचर होने की वजह से कैपेसिटर का पोटेंशियल चला जाता है, मतलब नेट वोल्टेज V को क्या लिख सकते हैं, V को आप लिख सकते हैं रूट अंडर VL का हो VC है, VC का होल स्क्वायर प्लस VL, अरे मेरे लाल VR का होल स्क्वायर। दोनों में फेज डिफरेंस है π/2, दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है, π/, इसलिए ऐसा लिखा। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो, इसको आप लिख सकते हो I इंटू जेड इज इक्वल टू रूट अंडर, इसको लिख सकते हो I इंटू एक्स प्लस इसको लिख सकते हो I इंटू, दोनों में होल स्क्वायर लगाओ, होल स्क्वायर लगाओ, आई बाहर निकल के कैंसिल हो जाएगा, अरे आई स्क्वायर है रूट के बाहर निकलेगा, जेड बराबर हो जाएगा अंडर R स्क्वायर प्लस XC, ये इम्पीडेंस। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली कि ये जो आपका XC है वो असल में है 1/2πf। हाँ, ये इम्पीडेंस ट्रायंगल, ये दोनों वोल्टेज का इक्वेशन, ये जेड की वैल्यू, बात खत्म। करंट बताओ क्या होगा, करंट होगा I बराबर पीक करंट, पीक वोल्टेज बटा इम्पीडेंस। इसको साइन कॉस टैन से कोई, इसको साइन कॉस टैन से कोई मतलब। तुम एक चीज कह सकते हो सर ये वोल्टेज तो साइन ओमेगा टी है, लेकिन आप नेट वोल्टेज आप यहाँ ले रहे हो। बेटा रामलाल, साइन जरूरी तो नहीं यहाँ पे चिपकाओ, साइन यहाँ भी तो हो सकता है, तो जस्ट डिफरेंस है। तो बेटा नेक्स्ट देखो, सीरीज आरसी, आरसी कैसे, एलसी ना, एलसी नॉट आरसी, एलसी है, एल है ये। एलसी सर्किट है ना, देखो ये एल, ये आपका सी, तो धुंधला लग रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा तेरा, और नेट पोटेंशियल ड्रॉप ई इक्वल टू, अब मेरी बात सुनना, अभी भी जो करंट जाएगा वो नेट करंट ही, नेट इंडक्टर का करंट, नेट कैपेसिटर करंट में, क्यों भाई, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन करंट सेम, कोई खास बात नहीं, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम जाता है। अब यहाँ पे आओ, मेन इंपॉर्टेंट बात पे चर्चा कर। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मान लो इसको मैं करंट मान, मेरी मर्जी में, इधर करंट कैपेसिटर का होगा, उससे कैपेसिटर का वोल्टेज π/, और जिधर कैपेसिटर का, सॉरी जिधर इंडक्टर का करंट होगा, जो करंट मेन है वही इंडक्टर का, वही कैपेसिटर का मेन करंट यही है, उससे इंडक्टर का वोल्टेज π/2 से आगे चले। मतलब ये बड़ा आसान है कि ये इंडक्टर का वोल्टेज, ये कैपेसिटर का वोल्टेज, इसमें है नहीं, ये है तेरा मतलब इंडक्टर के वोल्टेज और कैपेसिटर के वोल्टेज ड्रॉप में फेज डिफरेंस आएगा। आप कह सकते हो फेज डिफरेंस बिटवीन, फेज डिफरेंस बिटवीन VL एंड VC, L and VC is pi, फेज डिफरेंस बिटवीन VL एंड VC इज पाई। इन दोनों में फेज डिफरेंस पाई का है, तो आप जब ऐड करोगे तो डिपेंड करता है कौन ज्यादा है। जब ऐड करोगे मान लो कि VL ज्यादा है, मैं यहां पे ऐड करके दिखा दूं, इफ VL इज ग्रेटर देन VC, इफ VL इज ग्रेटर देन VC, जब इसका सम करोगे एग्जैक्टली पाई एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है, ये पॉजिटिव मानोगे तो ये निगेटिव होगा, तो इसका जो सम होगा अगर VL ज्यादा है तो ये बचेगा, इधर VL
माइनस वीसी, और ये नेट करंट, ये नेट वोल्टेज, मतलब वोल्टेज एंड करंट में जो फेज डिफरेंस आएगा वो 90 डिग्री। और अगर कहते हो वीसी ज्यादा है तो ये वीसी माइनस वीएल नेट वोल्टेज, देखो वोल्टेज वीएल ऊपर वीसी नीचे, तो वीएल ज्यादा नहीं तो वीसी ज्यादा, तो नेट वोल्टेज इसी लाइन पे रहेगा और नेट करंट इसी लाइन पे रहेगा। तो ये एंगल देखो, फेज डिफरेंस कितने का आएगा, 90 डिग्री। आप कह सकते हो कि इसमें एवरेज पावर ड्रॉप जीरो ही होना है, एवरेज पावर लॉस जीरो ही। ये एकदम वोल्टलेस सर्किट का परफेक्ट एग्जांपल है, वोल्टलेस सर्किट। और इसमें जो करंट फ्लो करेगा इसको वोल्टलेस करंट बोलेंगे, क्योंकि ये जो करंट है एग्जैक्टली वोल्टेज के, देखिए परपेंडिकुलर है, एग्जैक्टली वोल्टेज के क्या है, परपेंडिकुलर। इस करंट को आप कह सकते हैं कि ये वोल्टलेस करंट, वोल्टलेस करंट। इस करंट को क्या बोल सकते हैं बेटा, ये करंट है वो आपका वोल्टलेस करंट है, एकदम वोल्टलेस करंट। अब देखिए नेक्स्ट, जो आपका नेट वोल्टेज है वी, वो आएगा आपका वी एल माइनस वी, क्या आएगा वोल्टेज, वी एल माइनस वी। देखिएगा ध्यान से, इस v को लिख सकते हैं आप i इंटू जेड, और इसको लिख सकते हैं आई एक्स एल माइनस आई एक्स, आई कट जाएगा, जेड बराबर आएगा एक्सएल माइनस एक्स। ये आपका इंपिडेंस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, दिस इंपिडेंस जेड इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी। यहाँ पे इंपिडेंस का सम नहीं होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में इंपिडेंस इनका घटेगा, एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, एक दूसरे क्या चल रहा है, अपोजिट चल रहा है। अच्छा, इस पर एक बढ़िया सवाल मैं कराता हूँ, हाँ एक मिनट, ये सवाल कराता हूँ। मान लीजिए ये है आपका कैपेसिटर, ये है इंडक्टर, और ये है आपका एसी सोर्स। मैंने यहाँ पे वोल्टेज लगाया 50 वोल्ट 200 हर्ट्ज, और कैपेसिटर में वोल्टेज ड्रॉप है 30। बताइए इंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप क्या। तो आपको बस ये समझना है कि दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, पाई का, मतलब ये घटेगा, ऐड नहीं होगा। इसमें से ये घटाओ या इसमें से ये, अगर ये बैटरी से ज्यादा होता, कोई ना कोई एक बैटरी से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इसमें से ये घटा के ये आएगा या इसमें से ये घटा के ये आएगा। 50 में से कुछ घटाओगे तो ये, सॉरी 30 में से कुछ घटाओगे तो 50 तो नहीं होगा, आरएमएस कमी, आरएमएस कैन नॉट बी नेगेटिव। आपको ये ध्यान रखना है कि आरएमएस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप ये इक्वेशन नहीं लिख लेना, वीसी माइनस वीएल बराबर 50, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि वीसी 30 है, 30 में से कोई पॉजिटिव नंबर घटाओगे तो 50 तो नहीं हो सकता। इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ वी एल माइनस वी सी इज इक्वल टू, अब वी एल की वैल्यू हमें नहीं पता, ये वी सी आपका है 30 बराबर 50, माइनस 30 उधर जाएगा प्लस 30 हो जाएगा, तो वी एल बराबर आ जाएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे असल में 80 वोल्ट का पोटेंशियल, तभी 80 माइनस 30 बराबर हो। आश्चर्यजनक चीज़ है कि सर यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज को घटा रहे हो आप, हाँ क्योंकि दोनों के बीच फेज डिफरेंस है, दोनों के बीच में क्या है, फेज डिफरेंस है। there is no resistance in the inductive circuit, Kirchhoff's voltage law for the circuit। अच्छा, कोई पोटेंशियल ड्रॉप इसमें, Kirchhoff's law क्या हो जाएगा, का पोटेंशियल ड्रॉप इसके पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होगा, हमने यही तो लिखा था। तो ये होगा आपका पोटेंशियल ड्रॉप वी एल। क्लोज लूप में जाओगे, ऐसे घूम के जाओ, तो यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल आप प्लस लेंगे, बैटरी का पोटेंशियल सॉरी बी, यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है तो माइनस वी एल बराबर क्लोज लूप में, तो बैटरी का पोटेंशियल ये रहा V, इसको V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू, तो V बराबर एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा, V बराबर ये उधर चला जाएगा तो एल डी आई बाई, ये तो लिखा था बैटरी का पोटेंशियल बराबर इंडक्टर का पोटेंशियल। देखो ये सोर्स है, ये बैटरी जैसा बिहेव कर रहा है, ये दे रहा है पोटेंशियल, ये ड्रॉप करा रहा है, तो ये प्लस आएगा क्लोज लूप में, V बराबर एल डी आई बाई, कोई खास बात नहीं, V बराबर एल डी आई। A coil and a bulb are connected in a series with a 12 volt direct current source. Soft iron core is now inserted in the coil. देखो ये coil मतलब ये इंडक्टर और ये बल्ब एसी से जोड़ा है ना, विथ ए 12 वोल्ट डायरेक्ट करंट, ओ हो डायरेक्ट करंट डीसी। coil and bulb are connected in a series with a 12 volt direct current, ओह डायरेक्ट, एसी नहीं है बेटा, डीसी। द इंटेंसिटी ऑफ द बल्ब रिमेन सेम। डीसी के लिए जो इंडक्टर होता है वो सिंपल वायर जैसा बिहेव करता है,
एक्सेल हमने एसी के लिए डिफाइन किया था 2πfl, है ना। अब मान लो कि तो एल तुम ज्यादा कर दो कम कर दो कुछ भी कर दो, लेकिन अगर डीसी है तो फ्रीक्वेंसी 0 होगा। एक्सेल की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। बल्ब की ब्राइटनेस सेम ही रहेगी क्योंकि पूरा का पूरा डीसी सोर्स का पोटेंशियल, पूरा का पूरा डीसी सोर्स का पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आज हमने आ, बहुत सारी चीजें पढ़ी है। फटाफट एक बार रिवाइज करा लेते हैं, घर पे भी प्रैक्टिस करना है ना। घर वालों को लिख के दे देना कि तुम ये बोलना आर एल, ये आर सी, ये एल सी, ये प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी, और उनके सामने ये बन के दिखाना। प्रैक्टिस करना है ना। तो आज डांस क्लास की प्रैक्टिस करनी तुम्हें। बताओ प्योर आर, बताओ ये प्योर इंडक्टर, बताओ प्योर कैपेसिटर, ये बताओ ये आर एल, आर एल, आर एल। क्यों? क्योंकि एल का वोल्टेज आगे चला जाता है तभी ये वोल्टेज इधर, करंट इधर। अच्छा, वोल्टेज इधर चला जाए और करंट इधर जाए तो ये आर सी, और ये एल सी, एल सी, एल का वोल्टेज ऊपर, सी का वोल्टेज नीचे, या इधर नहीं तो इधर। ये बता, ये बता ये क्या है, बता ये क्या है, एल सी, एल सी, ये क्या है, एल सी, ये बता। ये रेसिस्टेंस, प्योर रेसिस्टेंस, ये बता। ये प्योर इंडक्टर, ये बता। ये प्योर कैपेसिटर, ये बता। ये एल आर, ये बता। आर सी, ये बता। एल सी, ये बता। एल सी, ये बता। प्योर रेसिस्टेंस, ये बता। प्योर इंडक्टर, ये बता। प्योर कैपेसिटर, ये बता। प्योर रेसिस्टर, प्योर रेसिस्टर, ये बता। ये आर सी, हाँ, आर एल, आर एल, आर एल, ये क्या है बोल, आर एल, आर एल, आर एल। क्यों? क्योंकि इंडक्टर में वोल्टेज आगे जाता है, ये इंडक्टर का वोल्टेज, ये रेसिस्टर का वोल्टेज, तभी नेट वोल्टेज जोड़ के इधर आएगा। ये बता क्या है, ये आर एल है, ये बता क्या है, ये आर सी है, ये बता क्या है, ये एल सी है, ये बता क्या है, ये एल सी है, ये बता क्या है, ये आर एल है, ये बता ये क्या है, ये आर सी है, ये बता ये प्योर रेसिस्टर है, ये बता ये प्योर इंडक्टर, ये बता ये प्योर कैपेसिटर।